मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास बायोलॉजी, जिसमें आपका लेसन नंबर 3 मानव जनन पढ़ाया जा रहा है। मानव जनन के अंदर बच्चों आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का अध्ययन कर लिया है, अर्थात नर जनन अंग और मादा जनन अंगों के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। इससे आगे की जो स्टेप आते हैं वे युग्मक जनन, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात गैमेट का संश्लेषण किस प्रकार होता है, गैमेट कैसे बनता है, इसके हम यहाँ थोड़ा अध्ययन करने वाले हैं। तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि पुरुष के अंदर, मेल के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होता है जिसको हम वर्सन कहते हैं, और स्त्रियों में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में अंडाशय होता है जिससे अंडाणु बाहर निकलते हैं, वर्सन से स्पर्म बाहर निकलते हैं, शुक्राणु बाहर निकलते हैं, अंडाशय से अंडाणु का स्रावन होता है, और ये आपस में जब मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का, जिसको हम युग्मक जनन कहते हैं, अर्थात मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलना और जाइगोट में परिवर्तित होना, ये युग्मक जनन कहलाता है। इसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में हम इसका अध्ययन करेंगे कि वर्सन, जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्म का निर्माण शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है और ये सभी क्रियाएं वयस्क अवस्था में आने के बाद होती हैं। जब किशोर अवस्था आ जाती है, अर्थात मैच्योरिटी आ जाती है, तब ये क्रियाएं शरीर के अंदर अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स वर्सन है, उसमें शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु बाहर निकलते हैं। ऐसे ही अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलते हैं, और जब इनका आपस में संलयन या आपस में दोनों मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयन होता है, मिलते हैं, तब जो है इस क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ये जाइगोट का निर्माण भी कई प्रकार के इसमें जो हैं आप देखेंगे। सूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, समसूत्री विभाजन होता है, और क्योंकि प्रत्येक जो शुक्राणुजन हैं ये कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। और इसमें आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। समय समय पर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या प्राथमिक जो कोशिकाएं हैं, सूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं, उनको हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसिस कहते हैं। शुक्राणु कोशिका के अंदर बच्चों ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये न्यूनकारी विभाजन होता है। न्यूनकारी विभाजन का, जिसमें विभाजन होने के बाद कोशिकाओं की संख्या, सेल्स की संख्या घटती जाती है, इसलिए इसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। और इस प्रकार की कोशिकाओं को हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। पहले वाली कोशिकाएं जो हैं उनको प्राथमिक या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और जो दूसरे नंबर के होते हैं उनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। प्रत्येक जो उत्पन्न कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, इनकी संख्या टोटल 23 जोड़ों का मतलब 46 होती है स्पर्म के अंदर। और ये इस प्रकार द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं पहले तो प्राथमिक बनती हैं, प्राइमरी बनती हैं, फिर जो हैं वो सेकेंडरी बनती हैं, और सेकेंडरी कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बार अगुणित शुक्राणु स्पर्मेटिड्स पैदा करती हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड्स पैदा करती हैं। स्पर्मेटिड्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? स्पर्मेटिड्स रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं, और इस क्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, जिस क्रिया के द्वारा शुक्राणु तैयार हो जाते हैं। शुक्राणु जन्म के पश्चात शुक्राणु शीर्ष
सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित हो जाते हैं और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु या शुक्रजनन नलिकाओं से रिलीज होते हैं, बाहर निकलते हैं, उस क्रिया को हम वीर्यसेचन या वीर्य का निकलना या स्पर्मिएशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्मिएशन कहा जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है और स्पर्म जो है शुक्राणु जनन के द्वारा बाहर निकलते हैं, जिसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं, वीर्यसेचन हिंदी में कहते हैं। ये सभी क्रियाएं बच्चों किशोर अवस्था में होती हैं। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जब रिलीज होने लगते हैं, रिलीज का मतलब निकलने शुरू हो जाते हैं, जैसे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, जिसका शॉर्ट है GTH, G फॉर गोनेडो, T फॉर ट्रोपिन या ट्रोपिक गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स का मतलब H, GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के स्रावन में इनकी काफ़ी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब GTH जैसे हार्मोन्स स्रावित होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं, तो अपने आप इस प्रकार की अवस्था बन जाती है कि स्पर्म भी तैयार होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन होता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आता है जिसको हम LH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH, L फॉर ल्यूटिनाइजिंग, H फॉर हार्मोन। एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फॉलिकल, F फॉर फॉलिकल, S फॉर स्टिमुलेटिंग, H फॉर हार्मोन्स, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। बच्चों इस प्रकार के हार्मोन्स के निकलने से ही जब किशोर अवस्था बच्चे की शुरू हो जाती है, उसमें लड़का है या लड़की है, इस प्रकार के हार्मोन्स निकलने के साथ ही जो है शरीर के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, किशोर अवस्था आ जाती है और ये वर्षण और अंडाशय परिपक्व हो जाते हैं और इनसे शुक्राणु और अंडाणु का स्रावित होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ इस प्रकार के हार्मोन्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं। ये हार्मोन्स भी कंपलसरी होते हैं, तभी ये जो है इन चीज़ों का स्टिमुलाइजेशन करते हैं या इनको प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार HL लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करती रहती हैं। एंड्रोजन्स के संश्लेषण और श्रवण के उद्दीपित करता है। इस तरीके के हार्मोन्स हो रहते हैं, इसके बदले में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। ये GTH हो या LH हो, अर्थात गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हो, ये सभी जो है स्पर्म का और अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को में जो है सहायता करते हैं। अगर हम इनकी संरचना के बारे में देखते हैं कि शुक्राणु की संरचना कैसी है, तो आप चित्र में भी देख रहे हैं शुक्राणु की संरचना किस प्रकार होती है। 3 भागों में बटा होता है। जो टेल वाला भाग है उसको हम, जो शीर्ष है उस शीर्ष, हेड, नेक और टेल, इस तरीके से बटा होता है। हेड ऊपर का हिस्सा होता है, नेक बीच वाला हिस्सा होता है और टेल इसकी एक लंबी पूंछ नीचे की तरफ होती है, जो शुक्राणु की संरचना को प्रदर्शित करती है। 3 भागों में होता है, हेड, नेक एंड टेल। ठीक है बच्चों, चित्र में आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं 3 भागों में बटा होता है, हेड, नेक एंड टेल। की प्लाज्मा झिल्ली होती है। शुक्राणु की जो कोशिकाएं हैं, चित्र में भी आप देख सकते हैं, एक तरीके से इलांगेटेड केंद्रक अर्थात एगोनित जो केंद्रक है, ये इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। अग्र भाग को टोपिनोमा संरचना से ये आवृत होता है, जिसको अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। जो इसका अगला सिरा है, इसको एक्रोसोम भी कहा जाता है। यह अग्रपिंडक उन एंजाइमों से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। अर्थात जब शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलन होता है तो इसमें से निम्न प्रकार के और एंजाइम निकलते हैं जो उसको निषेचन क्रिया के लिए प्रेरित करते हैं। जो पूंछ है वो उसको गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है।
मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। इसकी संख्या 20 से 30 करोड़ होती है। सामान्य उर्वरता में लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से समान आकार और आकृति वाले होने चाहिए। कम से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। कुछ नष्ट हो जाते हैं और कुछ जो है गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं और अंडाणु की तरफ एक तरफ से अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे जाइगोट की क्रिया, निषेचन की क्रिया शुरू की जाए। ये प्रोसीजर इसमें होता है। शुक्राणु की रचना आप देख रहे हैं। ऊपर का सिरा हेड होता है, बीच का नेक होता है, मध्य में मिडिल जो है नेक होता है और पीछे की तरफ टेल होता है। तो इसका स्पर्म जो है 3 भागों में बटा होता है, हेड, नेक एंड टेल, क्योंकि इसको गति की ज़रूरत होती है और इसका टेल वाला सिरा जो है गति बढ़ाने में काम करता है। इसका जो नेक है वो निषेचन क्रिया में आवश्यक होती है। तो इस तरीके से इसका ऐसा साइज होता है, ऐसा आकार होता है, जिससे ये निषेचन क्रिया के लिए अंडाणु को प्रेरित कर सके। इस प्रकार बच्चों अंडाशय आप देख रहे हैं नीचे जो परिपक्व, अब इसमें ये शुक्राणु का है। शुक्राणु की परिपक्वता और गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पृष्ठ ग्रंथियों का श्रवण भी आवश्यक होता है। ये सब चीज़ें जो हैं इसमें होनी चाहिए। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य सीमेन बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्यों को हार्मोन्स, एंड्रोजन्स बनाए रखता है। ग्रंथियों के कार्य को वर्षण हार्मोन्स, एंड्रोजन्स बनाए रखता है। अर्थात अन्य कार्य जो होते हैं जैसे GTH हार्मोन्स के कार्य हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कार्य हैं, FSH के कार्य हैं, और भी कार्य हैं जैसे एंड्रोजन्स हैं, एस्ट्रोजन्स हैं, ये भी वर्षण से स्रावित होते हैं। ये भी सब हार्मोन्स हैं और हार्मोन्स वे पदार्थ हैं जो बराबर अपना कार्य करते रहते हैं और अंदर ही इनका स्रावन होता रहता है। इनको बाहर की तरफ से महसूस नहीं कर सकते। किस प्रकार के हार्मोन्स का कार्य शरीर को समन्वय प्रदान करना, शरीर को नियंत्रित करना, हर आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, ये सभी हार्मोन्स का कार्य है। तो ये एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स होते हैं। इससे आगे हम थोड़ा सा अध्ययन अंडाशय के बारे में करेंगे। अंडाशय जैसा कि आप जानते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है उसको अंडाशय कहा जाता है। अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं और अंडाणु किसी भी प्रकार जो हैं शुक्राणु की तरफ अट्रैक्टिव होकर, आकर्षित होकर एक दूसरे से मिलते हैं। इनमें निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने पर इस क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस के अंदर ही अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन करने से पहले हम को ये भी समझना चाहिए कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाणु का साइज क्या होता है, आकार क्या होता है। ये जो प्रक्रिया होती है, इस तरह की प्रक्रिया भारी मात्रा में जन्म से यौनावस्था तक ह्रास होता रहता है। यौनावस्था तक ये इनका ह्रास होता रहता है। इसलिए यौन आरंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक ऊतक ही शेष बचते हैं। यह प्राथमिक ऊतक कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए प्रावरक स्तर से घिर जाते हैं। इसे द्वितीयक ऊतक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस अंडाणु की रचना होती है। और ये अंडाणु जो है जब आपस में, क्या आपने शुक्रजनन और अंडजनन के बीच प्रमुख अंतरों की पहचान कर सकते हैं? यहाँ पर शुक्रजनन और अंडजनन के बारे में नीचे एक आरेखीय प्रस्तुति दी गई है। इससे हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हम शुक्रजनन और शुक्राणु और अंडाणु के बारे में अंतर पहचान सकें। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये शुक्राणु जनन के अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से डिवीजन होता है। प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, एक तरीके से स्पर्म बनते हैं, स्पर्म से शुक्राणु बनते हैं। इस तरह का ये जो है यौन अवस्था में आने पर यह प्रक्रिया होती है। ये इसी प्रकार से जो है अंडाणु की है। सबसे पहले अंडजन्य कोशिकाओं से सूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक अंडक बनता है। पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त हो जाता है। द्वितीयक अंडक बनता है, द्वितीय अंडक से अंडाणु बनते हैं और इस प्रकार ये क्रिया चलती है। तब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं।
बच्चों ये लेसन कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है, बड़ा भी है। इसमें एक पॉइंट से ज़्यादा चर्चा हम नहीं कर सकते एक वीडियो में। और वीडियो की भी अपने जो मोबाइल हैं इनकी भी लिमिटेशन है कि 13, 14 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की हम वीडियो ही बना सकते हैं। बच्चों तो इसमें एक ही पॉइंट आज क्लियर किया गया, गैमेटोजेनेसिस, कि स्पर्म और अंडाणु आपस में मिलकर कैसे गैमेटोजेनेसिस के द्वारा जाइगोट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आतर्व चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि फीमेल के अंदर होती है, जिसको मासिक धर्म भी कहते हैं, ये साइकिल के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि कल की वीडियो में लेसन आपका कंप्लीट हो जाए। किंतु जब मैं वीडियो के व्यूज़ देखता हूँ तो कई दिन बाद भी जितने बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उतने व्यूज़ भी नहीं आ पाते, जिससे ऐसा जान पड़ता है कि आप सभी वीडियो को नहीं देख रहे हैं। बच्चों ये एक प्रोसीजर तैयार किया गया था, एक सिस्टम तैयार किया गया था कि भाई अगर आप जो हैं ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं ज़रूरी होती हैं, तो आप मेहनत करते रहें। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कल की वीडियो में आपको भेजा जाएगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि लेसन नंबर 3 तक ही आपको कंप्लीट कराया जाए। उसके बाद आपके टेस्ट की प्रक्रिया होगी या तीनों अभ्यास याद कराने की प्रक्रिया होगी, जो आपको बाद में बताया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो देखें, समझने की कोशिश करें। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिख सकते हैं। थैंक यू।